चल भार यानी कि फ्लोटिंग चार्ज की परिभाषा दीजिए। चल भार तथा स्थिर भार या फिर फिक्स चार्ज में क्या अंतर है और किन परिस्थितियों में चल भार स्थिर भार बन जाता है। परिभाषा। चल भार या फ्लोटिंग चार्ज। चल भार एक ऐसा सुरक्षा अधिकार होता है जो किसी कंपनी की संपूर्ण चल संपत्तियों पर लागू होता है, जैसे कि स्टॉक, कच्चा माल, देनदारियां और इसी तरह की दूसरी संपत्तियां। यह भार संपत्ति पर तब तक तैरता रहता है जब तक कोई विशेष घटना, जिसे क्रिस्टलाइजेशन इवेंट कहते हैं, घटित नहीं होती। साधारण शब्दों में कहें तो चल भार किसी कंपनी की उन संपत्तियों पर लगाया जाता है जो समय समय पर बदलती रहती हैं। कंपनी को यह स्वतंत्रता रहती है कि वह उन संपत्तियों को बेच या उपयोग कर सकती है जब तक कि वह ऋण अदायगी में चूक नहीं करती। परिभाषा। स्थिर भार या फिक्स्ड चार्ज। स्थिर भार एक ऐसा कानूनी अधिकार है जो किसी विशेष संपत्ति पर लगाया जाता है, जैसे कि मशीनरी, भवन, भूमि वगैरह। इस भार के अंतर्गत उधारकर्ता को संपत्ति को बेचना या स्थानांतरित करने का अधिकार नहीं होता जब तक कि ऋणदाता की अनुमति न हो। चलिए अब हम चल भार और स्थिर भार में अंतर समझते हैं। स्थिर भार किसी विशिष्ट संपत्ति पर होता है, जबकि चल भार किसी पूरी श्रेणी की संपत्ति पर लागू होता है। स्थिर भार प्रायः अचल या स्थिर संपत्ति पर रहता है, वहीं चल भार आमतौर पर चल संपत्ति जैसे स्टॉक या इन्वेंट्री पर होता है। स्थिर भार में ऋणदाता का नियंत्रण अधिक होता है, जबकि चल भार में कंपनी को अधिक स्वतंत्रता रहती है। दोनों का पंजीकरण अनिवार्य है। स्थिर भार में परिवर्तनशीलता नहीं होती, लेकिन चल भार में यह होती है। देनदारी की स्थिति में स्थिर भार को अधिक प्राथमिकता मिलती है, जबकि चल भार को कम प्राथमिकता मिलती है। अब सवाल यह है कि चल भार स्थिर भार कब बनता है, यानी क्रिस्टलीकरण कब होता है। चल भार तब स्थिर भार में बदल जाता है जब कोई विशेष घटना घटती है, जिसे क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। इस समय चल भार अब तैरता नहीं रहता, बल्कि निश्चित संपत्ति पर स्थिर रूप से लागू हो जाता है। चलिए अब जानते हैं वे मुख्य परिस्थितियां जब क्रिस्टलीकरण होता है। पहला, जब कंपनी की दिवालियापन की स्थिति आती है। दूसरा, जब ऋण समझौते का उल्लंघन होता है। तीसरा, जब ऋणदाता डिफॉल्ट का नोटिस देता है। चौथा, कंपनी का स्वेच्छा से परिसमापन यानी वॉलंटरी विंडिंग अप। और पांचवा, जब न्यायालय द्वारा परिसमापन का आदेश दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एबीसी लिमिटेड ने 10 लाख रुपए का ऋण लिया और उस पर अपनी स्टॉक व इन्वेंट्री पर चल भार दिया। जब तक कंपनी ऋण चुकाती रही, उसे स्टॉक बेचने और इन्वेंट्री में बदलाव करने की पूरी स्वतंत्रता थी। परंतु अगर कंपनी ऋण चुकाने में विफल रही और दिवालिया घोषित हो गई, तो अब यह चल भार क्रिस्टलाइज होकर स्थिर भार बन जाएगा और ऋणदाता को यह अधिकार मिल जाएगा कि वह उस विशेष संपत्ति को बेचकर ऋण की भरपाई कर सके। प्रसिद्ध केस री यॉर्कशायर वुलकम्बर्स एसोसिएशन एलिटीड 1903 में चल भार की परिभाषा को स्पष्ट किया गया था। A floating charge is an equitable charge on a class of assets of a company present and future, which in the ordinary course of business would be changing from time to time. यानी चल भार वह भार है जो कंपनी की ऐसी संपत्तियों पर होता है जो समय समय पर व्यापार की प्रक्रिया में बदलती रहती हैं। अब बात करते हैं धाराओं की, यानी कंपनीज एक्ट 2013 भारत की। धारा 77 के अनुसार सभी चार्जेस को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर कराना आवश्यक है। वहीं धारा 79 में चार्ज की वैधता और प्राथमिकता के विषय में प्रावधान दिया गया है। विद्वानों की राय के अनुसार गावर, जो कि कॉर्पोरेट लॉ के विशेषज्ञ हैं, कहते हैं, A floating charge is like a net that floats over changing assets and descends only when a default happens. पाल्मर का मानना है, floating charge allows companies to raise capital without freezing their assets. चल भार एक लचीला कानूनी उपकरण है जो कंपनियों को ऋण लेने की स्वतंत्रता देता है, साथ ही व्यापार संचालन में बाधा नहीं डालता। परंतु ऋण न चुकाने की स्थिति में यह स्थिर भार में बदल जाता है और ऋणदाता को संपत्ति के विक्रय का अधिकार मिल जाता है। परीक्षा की दृष्टि से यह विषय ऋण, दिवालियापन एवं कंपनी कानून की समझ में अत्यंत उपयोगी है। अब प्रश्न है, 15 अंकों हेतु चल भार फ्लोटिंग चार्ज की परिभाषा दीजिए। चल भार तथा स्थिर भार फिक्स्ड चार्ज में क्या अंतर है? किन परिस्थितियों में चल भार स्थिर भार बन जाता है? उत्तर सरल भाषा में उदाहरणों व केसला सहित परीक्षा दृष्टिकोण से विस्तार पूर्वक दीजिए। बहुत अच्छा। अब मैं आपको परीक्षा के लिहाज से उपयुक्त संक्षिप्त उत्तर लेखन प्रारूप दे रही हूं, ताकि आप इसे उत्तर पुस्तिका में 15 अंकों के उत्तर के रूप में अच्छे से प्रस्तुत कर सकें। आप चाहें तो इसी आधार पर याद करके लिख भी सकती हैं।
वर्तमान कॉर्पोरेट वित्त व्यवस्था में कंपनियां अपने ऋण को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के भार या कहीं चार्जेस का प्रयोग करती हैं। इन भारों में चल भार या फ्लोटिंग चार्ज एक प्रमुख साधन है जो खास तौर पर चल संपत्तियों पर लागू होता है। चल भार की परिभाषा कुछ इस तरह है। चल भार वह भार होता है जो कंपनी की चल संपत्तियों पर इस प्रकार लगाया जाता है कि कंपनी उन संपत्तियों का सामान्य व्यापार संचालन के अंतर्गत उपयोग करती रहे। इसे अंग्रेजी में इस तरह कहा गया है, It is a charge on a class of assets, present and future, which in the ordinary course of business keeps changing. Re Yorkshire Woolcombers Association Limited, 1903। अब बात करते हैं स्थिर भार की परिभाषा की। स्थिर भार वह भार होता है जो किसी विशिष्ट संपत्ति पर लगाया जाता है, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, वाहन आदि, और उसे बिना ऋणदाता की अनुमति के बेचा नहीं जा सकता। चल भार और स्थिर भार में अंतर को समझें। चल भार चल संपत्ति पर होता है जहां संपत्तियां बदलती रहती हैं। कंपनी को उपयोग व विक्रय की स्वतंत्रता होती है। जब क्रिस्टलीकरण होता है तो यह स्थिर भार बन जाता है। अब स्थिर भार की बात करें तो यह विशिष्ट संपत्ति पर लागू होता है जहां संपत्ति स्थिर रहती है। कंपनी को यहां सीमित अधिकार होते हैं और यह पहले से ही निश्चित रूप में लागू होता है। चल भार कब स्थिर भार बनता है, इसे समझते हैं। चल भार तब स्थिर भार में परिवर्तित होता है जब कंपनी दिवालिया हो जाती है, ऋण में डिफॉल्ट करती है, परिसमापन आरंभ होता है या ऋणदाता नोटिस जारी करता है। इस स्थिति को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। चलिए अब एक उदाहरण देखते हैं। एबीसी कंपनी ने 5 लाख रुपए का ऋण लिया और अपने स्टॉक पर चल भार दिया। जब ऋण नहीं चुकाया गया तो यह भार क्रिस्टलाइज होकर स्थिर भार बन गया और ऋणदाता ने स्टॉक बेचकर बकाया वसूल किया। महत्वपूर्ण केस में री यॉर्कशायर वुलकम्बर्स एसोसिएशन लिमिटेड, जो 1903 में हुआ था, चल भार की सबसे अधिक मान्य परिभाषा इसी केस में दी गई थी। अब बात करते हैं धाराओं की। कंपनीज एक्ट 2013 भारत के तहत धारा 70(7) भार का पंजीकरण और धारा 69 भार की प्राथमिकता से संबंधित है। विद्वानों की राय पर नजर डालें तो गावर के अनुसार ए फ्लोटिंग चार्ज इज लाइक अ नेट व्हिच हवर्स ओवर चेंजिंग एसेट्स। वहीं पाल्मर का कहना है फ्लोटिंग चार्ज परमिट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन बिजनेस व्हाइल सिक्योरिंग द लेंडर। चल भार कॉर्पोरेट वित्त का एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो कंपनियों को चल संपत्तियों पर ऋण लेने की सुविधा देता है। यह तब तक लचीला रहता है जब तक कोई गंभीर ऋण संकट न आ जाए। ऐसे में इसकी प्रकृति बदलकर यह स्थिर भार बन जाता है। और हाँ, यह विषय परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। अब चलिए चलते हैं एमसीक्यू टेस्ट की ओर। चल भार और स्थिर भार, यह परीक्षा के उद्देश्य से है और इसमें उत्तर कुंजी भी शामिल है। पहला सवाल, चल भार किस प्रकार की संपत्ति पर लागू होता है? ए भूमि और भवन, बी मशीनरी, सी इन्वेंट्री और स्टॉक, डी वाहन। तो सही उत्तर है इन्वेंट्री और स्टॉक। अच्छा, अब अगला सवाल है, नीचे दिए गए में से कौन सी विशेषता चल भार की है? विकल्प हैं, ए स्थिर संपत्तियों पर लागू होता है, बी कंपनी को स्वतंत्रता नहीं रहती, सी संपत्तियां स्थिर रहती हैं, और डी संपत्तियां समय समय पर बदलती रहती हैं। सही उत्तर है डी संपत्तियां समय समय पर बदलती रहती हैं। चलिए अब तीसरा सवाल देखते हैं। जब कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है तो उसका चल भार क्या बन जाता है? विकल्प हैं, ए समाप्त हो जाता है, बी स्थिर भार में बदल जाता है, सी बढ़ जाता है, और डी अस्थायी भार बन जाता है। इसका सही जवाब है बी स्थिर भार में बदल जाता है। अगला सवाल है, नीचे दिए गए में से कौन सा केस चल भार से संबंधित है? विकल्प हैं, ए डोनाग्यू वी स्टीवेंसन, बी री यॉर्कशायर वुलकम्बर्स एसोसिएशन लिमिटेड, सी सैलमन वी सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, और डी फॉस वी हार्बॉटल। सही उत्तर है बी री यॉर्कशायर वुलकम्बर्स एसोसिएशन लिमिटेड। तो स्थिर भार यानी फिक्स चार्ज को किस प्रकार की संपत्तियों पर लगाया जाता है? आपके पास ये विकल्प हैं, कच्चे माल पर, निर्माणाधीन स्टॉक पर, मशीनरी या भूमि पर, या फिर ट्रेड रेसिवेबल्स पर। सही उत्तर है मशीनरी या भूमि पर। अगला सवाल है, क्रिस्टलाइजेशन किससे संबंधित है? विकल्प हैं, ऋण की माफी, भार के रजिस्ट्रेशन से, चल भार के स्थिर भार में बदलने से, या ऋण की ब्याज दर से। सही जवाब है चल भार के स्थिर भार में बदलने से। सवाल 7 है, चल भार कब क्रिस्टलाइज होता है? विकल्प हैं, ए
जब कंपनी लाभ में हो। बी, जब ऋण चुका दिया जाए। सी, जब ऋण में चूक हो। और डी, जब निदेशक बदलें। सही उत्तर है सी, जब ऋण में चूक हो। अब अगला सवाल, फिक्स्ड चार्ज में उधारकर्ता संपत्ति का क्या कर सकता है? विकल्प हैं ए, स्वतंत्र रूप से उपयोग और विक्रय। बी, केवल जमानत रख सकता है। सी, ऋणदाता की अनुमति से ही उपयोग। और डी, नष्ट कर सकता है। सही उत्तर है सी, ऋणदाता की अनुमति से ही उपयोग। सवाल 9, चल भार का पंजीकरण अनिवार्य है? ए, केवल बड़े ऋण पर। बी, केवल स्थिर संपत्तियों पर। सी, अनिवार्य नहीं। या डी, अनिवार्य है। सही उत्तर है डी, अनिवार्य है। और अब कंपनीज एक्ट 2013 की कौन सी धारा भार के पंजीकरण से संबंधित है? विकल्प हैं ए, धारा 12। बी, धारा 34। सी, धारा 70(7) और डी, धारा 101। सही उत्तर है सी, धारा 70(7).